लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि एक ऑर्गेनिक की सीरीज चल रही है, ठीक है। हम यहाँ पे ये जो बुक है के.एस. वर्मा, हम इसको इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, ओके। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है ना, ओके। तो उसके बाद से हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली उस बुक में ना उसके बाद जो टॉपिक है वो है रिएक्टिव इंटरमीडिएट। पर अगर आप मतलब बाकी के जो टॉपिक्स है जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक्सेट्रा, अगर वो सब ना पढ़े तो आपको ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट समझ में नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं, हम उस टॉपिक को कुछ देर के लिए ड्यू रखते हैं, ठीक है। हम तब तक ये सारे टॉपिक्स को निपटा लेते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक पे आएंगे, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज का टॉपिक। अच्छा, तो आप लोगों को आसानी हो इसलिए मैं बता देती हूँ कि ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ये के.एस. वर्मा का सेकेंड एडिशन है। अकॉर्डिंग टू सेकेंड एडिशन मैं आप लोगों को सारे टॉपिक्स कवर करवाऊंगी, ओके। तो देखिए, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रिएक्टिविटी। तो अगर मैं आप लोगों से इन जनरल अगर मैं एक बात पूछूं कि मेरे पास एक CH का बॉन्ड है और मेरे पास एक NaCl है, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? ये ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। अगर दूसरी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो देखिए, सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो क्लोरीन से बहुत कम होता है। तो मान लीजिए एक बॉन्ड है A to B, ओके, A and B के बीच में एक बॉन्ड है। अभी ये मतलब अगर हमें प्रैक्टिकल चीजें ना पता हो तो हम क्या कहेंगे कि इसके अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जितना इससे कंट्रोल में रहेगा उतना इसके भी कंट्रोल में रहेगा, राइट। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर रखा है। पर एक्चुअल में क्या होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, मान लीजिए अगर B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ये क्या करेगा, ये इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। उसके वजह से क्या होगा, B पे डेल्टा नेगेटिव आएगा और A पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा। Am I clear? ओके। तो अब देखिए, तो इसको हम क्या मतलब, इसका मतलब क्या हो कि इलेक्ट्रॉन अपने बैलेंस में नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल बॉन्ड के बीच में होना चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो शिफ्ट होके थोड़ा सा B के पास आ रहा है, B के नियर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A। तो जब अगर कोई मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज है यार, जिसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। फिलहाल के लिए मान लीजिए E+ मैं जब लिख रही हूँ तो इसका मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज है, और जब न्यूक्लियोफाइल लिख रही हूँ तो इसका मतलब कोई नेगेटिव चार्ज है। तो इनहेरेंट नेचर क्या होती है कि नेगेटिव पॉजिटिव को अटैक करेगा, है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज, E+ मत लिखिए, आप पॉजिटिव देखिए, A B, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव। अब मैं ये डेल्टा क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि ये पार्शियल है। पार्शियल क्यों है? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो B के ज्यादा नजदीक है, पर पूरी तरह B के पास नहीं है, वो कुछ तो A के पास भी है ना। अगर पूरी तरह B उसे ले लेता तो फिर हम उसके ऊपर B नेगेटिव लिखते हैं, पर ऐसा तो नहीं है, वो B के ज्यादा करीब है पर B के पास टोटल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे डेल माइनस और डेल पॉजिटिव लिख रहे हैं, ओके। चलिए, तो हमारा जो हम क्या कह रहे थे, हाँ, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज आया तो ये आके कहाँ पे अटैक करेगा, B पे। अगर नेगेटिव आया तो वो आके A पे अटैक मारेगा, है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कोई भी रिएक्शन तभी होती है जब उसमें इलेक्ट्रॉनिक इम्बैलेंस होता है। ये टर्म आपको बुक में देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक इम्बैलेंस। इसका मतलब क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन बैलेंस होता तो वो बिल्कुल बॉन्ड के बीच में लाई करता,
पर वो बैलेंस नहीं है, इसलिए वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है और इसी के कारण नेगेटिव पॉजिटिव में ऐसा रिएक्शन हो रहा है। नेगेटिव चार्ज अगर आया तो वो ए पे अटैक करेगा, अगर पॉजिटिव हुआ तो वो बी पे अटैक करेगा, है ना। ओके, तो ये टर्म आप लोगों को समझ में आया कि इलेक्ट्रॉनिक इम्बैलेंस क्या होता है। तो यही इलेक्ट्रॉनिक इम्बैलेंस हमारे रिएक्टिविटी को लीड करता है। रिएक्टिविटी लीड्स रिएक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, चलिए तो हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में इसी का इलैबोरेशन है। तो हमने क्या देखा कि कोई भी रिएक्शन होने के लिए उसमें इलेक्ट्रॉनिक इम्बैलेंस होना जरूरी है और इस इलेक्ट्रॉनिक इम्बैलेंस का रीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। पर अगर हम हमारे ऑर्गेनिक में देखें तो ज्यादातर बॉन्ड्स या तो कार्बन कार्बन के होते हैं या फिर कार्बन और हाइड्रोजन के होते हैं, राइट। तो हमें पता है कि कार्बन कार्बन ये तो टोटली नॉन पोलर है क्योंकि दोनों सेम है। अगर हम इसमें मान भी ले कि हाँ कार्बन ज्यादा कार्बन हाइड्रोजन में थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है पर वो नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल होता है और वो कभी भी रीजन नहीं बन सकता हमारे रिएक्टिविटी का। अनेबल टू एक्सप्लेन reactivity of organic molecules। ओके, तो अगर ये इस मतलब क्या है ऑर्गेनिक रिएक्शंस को अगर ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है तो मतलब कोई और रीजंस होंगे, क्योंकि नहीं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो एक ब्रांच ही नहीं बन सकती थी ना अगर इसमें रिएक्शंस ही नहीं होते। तो इसका रीजन क्या है, वो है पहला जो आता है इसमें रीजंस बिहाइंड इलेक्ट्रॉनिक इम्बैलेंसमेंट और इलेक्ट्रॉन इम्बैलेंसिंग इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो उसमें पहला क्या आता है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। पहला आता है इंडक्टिव इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, पांचवा आता है हमारा स्टेरिक फैक्टर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यही जो 6 है यही 6 मेन है। ओके, और साथ में आता है एरोमेटिसिटी, फील्ड इफेक्ट, तो ये सारे पॉइंट्स क्या है, मतलब अगर मुझे किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस को अगर मुझे एक्सप्लेन करना है तो उसके रीजन जो है वो ये सारे पॉइंट्स हैं। आप ये नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे हमारा पहला इफेक्ट, वो है इंडक्टिव इफेक्ट। तो हमारा पहला जो पॉइंट है वो है इंडक्टिव इफेक्ट।
क्या बताया कि कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन कार्बन बॉन्ड में पोलैरिटी बहुत ही मिनिमम होती है। तो अगर मैं एक कोई ऐसी मॉलिक्यूल को लिख दूं तो ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होती है, बिकॉज we can't polarize the molecule। ठीक है, पर अगर इसी मॉलिक्यूल में अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके जगह पे ब्रोमीन को लगा दूं, मतलब CH3 CH2 CH2 Br, अब क्या होता है देखिए, हम सभी को पता है ब्रोमीन एक हैलोजन है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन से। फिर ये क्या होगा, डेल नेगेटिव, नॉर्मल है ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ रखेगा, ये डेल नेगेटिव होगा। उसके बाद फिर क्या होगा, ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है ऐसे, फिर ये डेल पॉजिटिव। अब जब ये कार्बन डेल पॉजिटिव होगा तो वो क्या करेगा, वो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और ठीक वैसे ही ये कार्बन इसके एडजेसेंट कार्बन से, ओके। तो अभी आप लोगों को माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि मैम अगर एक डिस्टेंस, अच्छा देखिए पहले एक बात बता दूं, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। डिस्टेंस डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि ब्रोमीन के जस्ट एडजेसेंट कार्बन पे जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उससे पीछे अगर हम जाए उस पे इससे कम पॉजिटिव चार्ज होगा, और इसके आगे तो इससे भी कम होगा। फिर आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैम फिर आपने यहाँ पे डेल पॉजिटिव, यहाँ पे डबल डेल, यहाँ पे ट्रिपल डेल क्यों लिखा। अरे देखो, मान लो 0.01 है, हाँ, अगर तुम इसके साथ और 0.01 को मल्टीपल कर दो फिर क्या आएगा 0. तो ये क्या 0.01 से कम नहीं है, कम नहीं है। मतलब अगर किसी भी छोटे से डिजिट को अगर हम फिर से कोई छोटे से डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो और भी छोटा हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे डेल बहुत ही कम चार्ज है। अगर इस डेल को मैंने एक और डेल से जोड़ दिया तो वो और भी कम हो जाएगा, ट्रिपल डेल और भी कम है। समझ में आई बात, ओके। और इस पे जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये एक परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट का मतलब क्या है कि ये मॉलिक्यूल हमेशा से ही ऐसे, इसमें ये मॉलिक्यूल चाहे किसी भी स्टेट में हो, ये रिएक्शन करे ना करे किसी भी स्टेट में हो, पर इस मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा रहेगा। कि बाहर के किसी मॉलिक्यूल का कोई इफेक्ट नहीं है इस पे कि हाँ अगर वो आएगा तो ही इस पे इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट होगा, अगर वो चला जाएगा तो इंडक्टिव इफेक्ट वैनिश हो जाएगा, ऐसे कोई बात नहीं है, ओके। तो हमने देखा बेसिक कंसेप्ट यही था इंडक्टिव इफेक्ट का। और हाँ, ये जो है इंडक्टिव इफेक्ट vanish after 3 intervening bonds। इंटरवेनिंग बॉन्ड का मतलब क्या होता है, मतलब ये जो ब्रोमीन लगा हुआ है इसके बाद कितने बॉन्ड्स है, ये पहला इंटरवेनिंग बॉन्ड, ये सेकेंड इंटरवेनिंग बॉन्ड, मतलब इसके बाद अगर ये इसको मैं CH2 कर दूं और अगर इसके बाद मैं अगर एक CH3 लगाऊं तो इस पे वो इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं करेगा, ओके। तो यही कुछ मेन पॉइंट्स है जो आपको बुक में भी मिल जाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट को लेके। इसके बाद हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट।
classification of inductive effect. इसमें पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट क्या है? टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये चीजें मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, अभी आप लोग ये पॉइंट नोट कर लीजिए। टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल। सेकेंड पॉइंट है टू एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल एल्डिहाइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये वाला पॉइंट मैं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ाऊंगी और 1 और 3 मैं इसी चैप्टर में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। और थर्ड पॉइंट है टू एक्सप्लेन acidity and basicity of organic molecules. ओके, ये तीनों पॉइंट आप देख लीजिए। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है इंडक्टिव इफेक्ट की क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह के होते हैं, एक तो माइनस साइन और एक प्लस साइन। माइनस साइन मतलब कौन से ग्रुप्स होते हैं जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं, जैसे कि हेलोजन, NO2, CN, OR, OH एक्सेट्रा। और प्लस साइन मतलब इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप और रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग और रिलीजिंग ग्रुप का मतलब क्या होता है? अगर ये ग्रुप कार्बन के साथ अटैच्ड होता है तो वो कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन को ढकेल देगा, खुद से इलेक्ट्रॉन को दूर करेगा और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन को भेजेगा। ओके, जैसे कि O-, कोई भी एल्काइल ग्रुप, एक्सेट्रा, या फिर NH-, एक्सेट्रा। आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारे जो एप्लीकेशन का जो पहला पॉइंट था, टू एक्सप्लेन, और ऐसे मत लिखिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, आप लोगों को पता है कि कार्बोकैटायन क्या होता है? ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। कार्बोकैटायन कैसा होता है? 120 डिग्री एंगल पे, इसके ऊपर एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखें तो ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है। और क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट।
पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो स्टेबिलिटी का पहला जो क्राइटेरिया होता है वो है डिस्पर्शन ऑफ चार्ज। डिस्पर्शन, और अगर आप आसान लैंग्वेज में कहें, और न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब कोई भी चार्ज स्पीशीज हो, वो प्लस हो या माइनस हो, वो हमेशा चाहेगा कि वो न्यूट्रल स्टेज में जाए। तो कोई भी ग्रुप उससे अटैच्ड हो, अगर वो ऐसा कुछ हो कि प्लस के साथ कोई ऐसा ग्रुप अटैच्ड हो कि वो उसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करे, वो उसको स्टेबल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम कौन करता है? जो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को दूसरों की तरफ धकेलते हैं, जैसे कि प्लस आई ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप्स, राइट। तो अभी आप लोग मुझे ये बताइए कि मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा दिया, एक ऐसा कार्बोकैटायन है, एक ऐसा कार्बोकैटायन है, और एक ऐसा कार्बोकैटायन है। फिर इन तीनों में कौन सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा? हमने क्या कहा था कि एल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने एल्काइल ग्रुप्स हैं? 1 2 3। मतलब ये भी कार्बन, ये जो पॉजिटिव कार्बन है उसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। यहाँ पे फिर 3 हुए, यहाँ पे 1 2 2, यहाँ पे सिर्फ 1। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा न्यूट्रलाइज हो रहा है, या डिस्पर्शन ऑफ चार्ज यहाँ पे मैक्सिमम है क्योंकि 3 एल्काइल ग्रुप है। फिर स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? ये सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर ये, और फिर ये। हमें क्लियर? ओके। एक और एग्जांपल देखते हैं। इन दोनों में देखिए तो क्या होता है, इन दोनों में सिर्फ यहाँ पे ये एल्काइल ग्रुप है जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और यहाँ पे 2 है, ये और ये। फिर ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा इससे। क्लियर? तो अभी के लिए ये इतना ही था, मतलब कार्बोकैटायन का जो पार्ट था। इसके आगे इसका डिटेल हम जो मतलब डिस्कस करेंगे वो हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट में करेंगे। इसके बाद आता है कार्बन आयन। कार्बन आयन मतलब C- sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, कार्बन आयन। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसके आसपास कोई ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो इससे इलेक्ट्रॉन को खींच सके ताकि इसका नेगेटिव न्यूट्रल पॉइंट तक पहुंचे। तो मतलब -I ग्रुप विल स्टेबलाइज, and +I group will destabilize। अब देखिए एक एग्जांपल करते हैं हम। C- है, यहाँ पे एक NO2, यहाँ पे एक NO2, यहाँ पे एक NO2। मान लीजिए यहाँ पे 2 NO2, और यहाँ पे सिर्फ एक NO2। तो यहाँ पे 3 NO2 है जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये, फिर ये। दूसरा एग्जांपल, C- है यहाँ पे,
ये बुक में नहीं है, ठीक है, ये मैंने खुद से आप लोगों को बता दिया, ये बुक में है। पहला ये, दूसरा ये, तो यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी नेगेटिव है। अगर ये अल्काइल ग्रुप यहाँ पे तीनों इसके तरफ इलेक्ट्रॉन को ढकेल रहे हैं, तो ये पहले से ही नेगेटिव है, क्या वो और इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा? बिल्कुल नहीं चाहेगा, फिर डिस्टेबलाइज है। यहाँ पे ऐसे 2 है और यहाँ पे सिर्फ 1 है, मतलब स्टेबिलिटी का ऑर्डर इन्वर्स हो जाएगा कार्बोकैटायन से, राइट? ओके, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल, तो ये मैंने आप लोगों को कल ही थोड़ा सा इसका हिंट दे दिया था कि ड्यू टू होमोलैटिक क्लीवेज इसका फॉर्मेशन होता है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 और sp3 में ना इंटर कन्वर्ट होता है, तो ये कुछ फिक्स नहीं है, ये आप लोग बाद में देख लीजिएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो इसे होमोलैटिक क्लीवेज होता है। और कार्बन फ्री रेडिकल का मतलब क्या है कि एक डॉट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। कार्बोकैटायन के पास 2 इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, डॉट के पास 1 इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी। तो मतलब जो जो चीज इसको स्टेबलाइज करेगी, सेम चीज इसको भी स्टेबलाइज करेगी, मतलब प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप इसको स्टेबलाइज करेगी। फिर आप मुझे बता दीजिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद ये, और तीसरा क्योंकि यहाँ पे 3 है जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे सेम स्टोरी है कार्बोकैटायन जैसी ही। तो यहाँ पे हमारे इंडक्टिव इफेक्ट का जो इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन पार्ट, वो खत्म होता है। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे एसिडिटी एंड बेसिसिटी, एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।